गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट कर दें। शुरुआत कर रहे हैं आज से हम लोग इंडियन इकोनॉमी की पीवाईक्यू सीरीज को लेकर। एसएससी 2026 हमारा टारगेट है और आपका भी टारगेट यही होगा, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, जीडी, स्टेनो या सिलेक्शन पोस्ट, आप जो भी एग्जाम एसएससी का देने वाले हो, उसके लिए हम इंडियन इकोनॉमी की पीवाईक्यू सीरीज में हर एक दिन एक 2025 के पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आज मैं बात करने वाला हूं 2025 के सीजीएल के इंडियन इकोनॉमी पे पूछे गए सभी सवालों को लेकर। ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ही आपकी तैयारी के लिए, लेकिन क्योंकि आप जानना चाहिए कि तैयारी की सही तरीका जो होता है, बेसिकली उसमें आपको अच्छे कंटेंट के साथ साथ अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा रिवीजन और अच्छे पीवाईक्यूज पता होने चाहिए कि आपका एग्जाम लेवल और पैटर्न क्या रहता है, जिसके आधार पर आप तैयारी को आगे बढ़ाने वाले हो। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की और सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। क्या कुछ पूछे गए, हर सवाल अलग होगा और इस सवाल में कुछ बहुत इजी भी हो सकते हैं, कुछ बहुत टिपिकल भी होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुश्किल ही सवाल होंगे। हर एक एग्जाम के अंदर इजी, मॉडरेट और हाई हर लेवल के क्वेश्चंस को पुट किया जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी की बात हम यहां से शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल हमारे पास क्या है इंडियन इकोनॉमी में, और मैं बताऊं आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये पूरी पीडीएफ जो है वो ले सकेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको विद आंसर वहां मिल जाएंगे और आप उसको सेव करके अपने पास रखें, डाउनलोड कर लें। और साथ ही ये भी आपको याद रखना है कि आपके पास यहां जीएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जीएस जो प्रथम बैच आपका है, देखो दो बैच हमारे पास हैं। एक, अगर आप सिर्फ जीएस का बैच लेना चाहते हो, उसके अंदर हमारी टीम जो आपको नजर आ रही है यहां पर, इस टीम के साथ तो आपको 599 में जीएस प्रथम बैच मिलेगा, जो कि लगभग हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होगा। और साथ ही अगर आप एसएससी का कंप्लीट प्रथम बैच लेना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं, और इसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस के सारे सेगमेंट मिलेंगे। और इसके लिए आपको फीस है 1599, जो अभी डिस्काउंटेड फीस है वो है 1299। तो ये आपके पास स्पेसिफिक रहेगा, तो आप इसको ज्वाइन करके इस तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं आगे की, और आज के क्लास के पहले सवाल की, जो सीजीएल 2025 के अंदर पूछा गया है 12 तारीख की शिफ्ट में। और यहां पर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में लाई गई हमारे पास, और उसके अंदर बहुत सारे टारगेट सेट किए गए थे। और इस पॉपुलेशन पॉलिसी को जो हमारे पास पॉपुलेशन कमीशन है बेसिकली, उसके द्वारा बनाया गया, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग में जो अब उपाध्यक्ष होते हैं, लाइक सुमन बेरी हैं, वही उसके भी उपाध्यक्ष होंगे। तो याद रखना, सवाल है कि इसमें कहा गया था कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल इसका टारगेट रखा गया, इसमें कोई इशू नहीं है। इंक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट, यानी जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को, ज्यादा बच्चों को जन्म दें, ये गलत है यहां पर, बल्कि इसको कम करने और रिप्लेसमेंट रेट यानी 2.1 पहुंचाना था। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी इसको घटाना था, वो बच्चे जिनकी मृत्यु 1 वर्ष के अंदर होती है। और लड़कियों की शादी को देर से करने की बात की गई इसमें, यानी 1, 3 और 4 सही है लेकिन 2 गलत है। और यहां ये बात बताना जरूरी है कि देखो, सवाल का स्टैंडर्ड बता रहा है सर कि ये इतना बड़ा सवाल पूछा गया जिसको करने में हमें 1 मिनट का समय लगेगा, जो ऑलरेडी हमारे पास कंफर्म है कि नहीं होगा, क्योंकि हमें जानते हैं हमें 4-5 मिनट के अंदर जीएस निपटानी है और 1 मिनट एक सवाल को नहीं दे सकते। लेकिन अब कुछ मुश्किल भी आएंगे, उनको ध्यान में रखना। अगला सवाल देखेंगे, 12 तारीख की शिफ्ट 1 में ही पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का सही वर्णन है। यानी जब हम सहकारी कहते हैं, सहकारी समिति कहते हैं, सहकारी संस्था कहते हैं, सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, सहकारी का मतलब क्या होता है, जब मेंबर्स मिलकर कोई काम करते हैं, मेंबर्स के द्वारा मिलकर। अब यहां पर लिखा है केंद्रीय सरकारी एजेंसी की बात हो रही है, नहीं। यहां लिखा है लाभ और हानि को साझा करना, ये कमर्शियल होता है, ये कोऑपरेटिव नहीं होता, विदेशी कंपनियों द्वारा नहीं। याद रखना, सॉरी माफ कीजिए, लाभ और हानि के लिए शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस बाय वर्कर, माफ कीजिएगा, तो वर्कर्स की मैं बात कर रहा था इस केस में। तो जहां पर ये केस वर्कर्स ने मिलकर किया हो, मेंबर्स ने मिलकर किया हो, तो यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि साझा करने वाले श्रमिक की आपूर्ति करता है जो उन्होंने जोड़कर किया है। इससे हमारे पास अगला सवाल देखो पूछा गया है 12 तारीख में ही शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। क्या यहां पर पॉपुलेशन को लेकर देखो बात की गई है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेकर बात की गई। जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट कहते हैं।
व्हेन द डेथ रेट डिक्लाइन रैपिडली बट बर्थ रेट रिमेन्स हाई, जब डेथ रेट कम हो जाए और बर्थ रेट हाई रहे, तो ये बात बिल्कुल सही है, उसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो 1951 से लेकर 1981 तक जो है, 1951 से लेकर 81 तक का समय इसी प्रकार का था। और सोशिएटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, अब ये जो रिप्रोडक्शन है यानी प्रजनन की बात हम कर रहे हैं, ये बिहेवियर चेंज इंस्टेंटली, देखो यहां जो शब्द आया है ना, वो शब्द आया है इंस्टेंटली, यानी तुरंत, तुरंत बदलाव की बात कर रहा है। और ये तुरंत बदलाव नहीं होता, बल्कि ये इंप्रूवमेंट आता है जो थोड़ा स्लोली इंक्रीज करता है। और इसीलिए आप कहेंगे कि सर आर सही है ये, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा, इसलिए ए ट्रू है बट आर फॉल्स होगा। ए ट्रू होगा बट आर फॉल्स रहेगा, क्योंकि वो चेंज इंस्टेंटली नहीं कर रहा होता, याद रखना। तो अब ये केस आपको बताना है कि सर क्या एसएससी के अंदर, ये सीजीएल का पेपर था जो हमारा, उसमें कथन और कारण वाले सवाल जीएस के अंदर है, सोचिए। तो ये इतना आसान नहीं होने वाला, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इस तरह के सवाल अगर आप कर लेंगे तो फिर आपकी तैयारी बेहतर होगी। और इससे आपको ये याद रखना है कि अच्छे सवालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, लेवल अच्छा रख के ही चलना है तैयारी का। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसानों की आयु क्या होनी चाहिए? देखो, एक योजना लेकर आई थी सरकार किसानों के लिए कि जो भी किसान है हम उनको 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन देंगे, और 3,000 रुपए पर मंथ की पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको किसान मानधन योजना के तहत जुड़कर, वो किसान जिनकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, वो जुड़ेंगे पहले। और 60 वर्ष की आयु तक, ध्यान रखना है, 60 वर्ष की आयु तक उनको यहां कुछ पैसा हर महीने मंथली डिपॉजिट करने पड़ेंगे, कुछ पैसे इस स्कीम के अंदर। और जब वो इस मंथली डिपॉजिट करेंगे हर महीने 60 साल की उम्र होने पर, तो 60 वर्ष की उम्र के बाद जब वो 60 साल के हो जाएंगे तब उनको फिर पेंशन मिलेगी, जो कि 3,000 रुपए पर मंथ होगी। यानी 18 से लेकर 40 वर्ष तक के किसानों के जुड़ने के लिए स्कीम लाई गई। और यह सवाल हमसे 12 तारीख की शिफ्ट 2 में पूछा गया। किस भारतीय राज्य ने 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? देखो, भारत के 28 राज्य थे उस समय, जिनमें से 27 राज्यों में पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही। हर राज्य की जनसंख्या कुछ ना कुछ बढ़ी 27 राज्यों में, लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसकी जनसंख्या ग्रोथ रेट माइनस में रही, यानी घट गई। अब ये 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा गया सवाल है। एक ही ऐसा राज्य था, वो नागालैंड था, जिसकी आबादी लगभग 0.5% जो है वो रिड्यूस कर गई। और ये इस राज्य की बात हम नागालैंड की कर रहे हैं। और इसी के अंदर जो अलग अलग जिले हैं उसमें भी आबादी बहुत तेजी से कम हो गई। बाकी हर राज्य की आबादी बढ़ी, और मेघालय की आबादी लगभग 28% बढ़ी, जो कि सबसे ज्यादा थी। इसी तरह का अगला सवाल हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि? देखो, प्राकृतिक वृद्धि की बात हो रही है, और प्राकृतिक वृद्धि या तो जन्म से होती है या फिर मृत्यु से होती है। प्राकृतिक वृद्धि के लिए जन्म और मृत्यु की बात की जाती है, और इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर निकलेगा वही प्राकृतिक वृद्धि का वर्णन होगा। यानी जन्म और मृत्यु के बीच जो अंतर बनेगा वही अंतर होगा जो बताएगा कि हमारी जनसंख्या की ग्रोथ रेट क्या रहेगी, क्या रहने वाली है। अगला पॉइंट क्या कहता है? कृषि अवसंरचना कोष एआईएफ किसके लिए सहायता प्रदान करता है? यानी यहां पर पूछा गया है जो एआईएफ है, यानी एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो ये किसके लिए काम करता होगा? सोच के बताइए भाई। चलिए, तो एक्चुअल में यहां पर आप ये कह सकते हैं, जो सामान को लेकर जाना है, सामान को पहुंचाना है, उनके लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो लोन है वो देने के लिए बना है। तो मुख्य तौर पर ये एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन की बात कर रहा होगा। अब ये सवाल हमसे पूछा गया 13 तारीख की शिफ्ट 1 में। भारत के वस्त्र उद्योग की एक विशेषता को सही ढंग से उजागर करता है। अब यहां पर ताना है, भारत का जो वस्त्र उद्योग है, यानी जो कपड़ों की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए केवल कच्चे माल के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करता है। यह आंशिक रूप से आत्मनिर्भर है और अंतिम उत्पाद आयात करता है, बेचता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, इट सेल्फ रिलायंट अक्रॉस द फुल वैल्यू चेन है।
इट ओनली कैटर्स टू डोमेस्टिक मार्केट, ये केवल घरेलू बाजार की सेवा करता है। तो ये कहना कि केवल घरेलू बाजार की करता, यह मुश्किल है। हम कच्चे माल को एक्सपोर्ट करते हैं, यह थोड़ा सा मुश्किल है। हम पार्शियली सेल्फ रिलायंट और इंपोर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट को, यह भी मुश्किल है। और यहां पर हम यह कह सकते हैं कपड़े के मामले में तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना कि इंपोर्ट। हम पूरी तरीके से सफिशिएंट हैं कपड़े के मामले में, संभावित रूप से यह आंसर होना चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंट हैं कपड़े के मामले में, हम कुछ इंपोर्ट नहीं करते बल्कि हम तो एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बता रहा है कि कितने डिटेल में सवाल 13 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया सेकंड में। और जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्या, नंबर में और प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है। तो यह बात बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए कि सर बिल्कुल माप सकते हैं। हमने 2011 में देखा था हमारी आबादी लगभग 18 करोड़ बढ़ गई थी, जो कि 17.64% बनता है उस समय की आबादी का। और यह कह रहा है कि सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर में। अब देखो यहां पर जब बात आई सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर में, अगर हम बताएं तो ही डिटेल जानकारी मिलेगी। आपने कहा जी गलत हो रहा है, अब सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर में नहीं, एब्सोल्यूट में भी और परसेंटेज में भी। मतलब ए ट्रू होगा लेकिन आर फॉल्स होगा एब्सोल्यूट की वजह से, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है ओनली इन एब्सोल्यूट, ये गलत है सर। अगला सवाल है, वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट मुख्यतः किन प्रमुख क्षेत्रों में लिंगों के बीच असमानता को मापती है। यानी असमानता जो देखी जाती है इस रिपोर्ट में, तो वो असमानता मुख्यतः किस चीज के बीच देखी जाती है। तो वो असमानता किसके बीच में हो सकती है, वो असमानता पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन में बात कर रहा है, इनकम, वेल्थ, लैंड, टेक्नोलॉजी के आधार पर होगा, क्राइम, लॉ, जस्टिस, सिक्योरिटी, या फिर एनवायरमेंट, क्लाइमेट, वाटर। तो मुख्य तौर पर हम देखते हैं हेल्थ में क्या अंतर है, हम इकोनॉमी में अंतर देखते हैं। तो मुख्य संभावित रूप से हम बात किसकी कर रहे हैं सर, पॉलिटिक्स में क्या इनका रोल है महिला और पुरुष का, इकोनॉमी में यानी पैसे में क्या इनका रोल है, इनके पास कितनी इनकम है, हेल्थ और एजुकेशन ज्यादा बेहतर ऑप्शन बनता है असमानता को मापने का। जनसांख्यिकीय संक्रमण और प्रतिस्थापन दर को, जनसांख्यिकीय संक्रमण और प्रतिस्थापन, देखो प्रतिस्थापन दर होती है जब हमारी देश की प्रजनन दर 2.1 हो जाए, यानी एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में लगभग 2 बच्चों को ही जन्म दिया जाए। अगर ये औसत आ जाता है तो प्रजनन दर 2 होने पर हम उसे रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। और जब रिप्लेसमेंट रेट आ जाती है तो जनसंख्या जो है इस स्थिति में आने के बाद स्थिर हो जाती है, यानी फिर जनसंख्या ना बढ़ती है ना घटती है, तो जनसंख्या में स्थिरता आ जाती है। याद रखना, तो जनसंख्या का स्थिर होना बहुत जरूरी है, जनसंख्या स्थिरता जरूरी होती है। तो आपने कहा जो ट्रांजिशन हाई ग्रोथ से लो ग्रोथ की तरफ आना, ताकि हम क्या कर सके, वो रिप्लेसमेंट लेवल जो है उसको अचीव कर सके। 2.1 हम जो हम चाहते हैं वो आ जाए हमारा। ये क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज देखिएगा ध्यान से, ये 14 तारीख में पूछा गया है। वैश्विक व्यापार सुगमता संकेतक में अनौपचारिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता, यानी सिर्फ फॉर्मल को लिया जाता, इनफॉर्मल को नहीं लिया जाता। और इनफॉर्मल को इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि इनका मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल है। ये अब इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है कि इसका मेजरमेंट मुश्किल है, इसलिए ये बात कही जा रही है कि इसको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि मेजरमेंट करना इसका जो है वो मुश्किल है। तो देखो ये बात आपको बस याद रखनी है कि इस तरीके के सवाल जब भी होंगे तो किसी भी चीज के बारे में हम एग्जैक्टली मानते हो ना मानते हो, लेकिन ये बात सही कह रहा है वो, हम इनफॉर्मल को क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसको मापना मुश्किल होता है, इसलिए सिर्फ फॉर्मल को ही लिया जाता है। अगला सवाल देखो, कारण और रीजन असर्शन यानी कथन कारण वाला है और ये बड़ा मुश्किल सा है। महालनोबिस रणनीति ने भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तुओं को प्राथमिकता दी, यानी महालनोबिस रणनीति का मतलब होता है सर सेकंड प्लान। ये बात पहले दिमाग में आनी चाहिए, सेकंड प्लान में भारी उद्योगों की बात की गई। इस आधार पर अगर आप सोचोगे तो बात सही निकल जाएगी। और ये इसलिए माना गया क्योंकि जब भारी उद्योग बढ़ेंगे तो भारी उद्योगों की जो क्षमता है वो 70, 80, 100, 200 साल रहेगी संभावित रूप से। और इसका मतलब यह हुआ कि सर ये दोनों क्षमता भी पैदा कर रहे होंगे, और साथ ही हम ये मान लेंगे कि हाँ इसमें भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तुओं की बात की गई, इसका मतलब उसका सही एक्सप्लेनेशन भी बन जाएगा। हर खेत को पानी का नारा, हर घर जल, हर खेत पानी, इस तरह योजनाएं आई हैं। अब ये योजना मुख्य तौर पर कृषि विकास, फसल बीमा। अब आप कहोगे फसल बीमा से तो कोई लेना देना नहीं है इसका, मुख्य तौर पर ये कृषि की सिंचाई पर बेस्ड है, ताकि सिंचाई के लिए पानी और पानी हर खेत को मिलना चाहिए संभावित रूप से। आप कहेंगे सर इसका मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित हो सकता है, बिल्कुल।
जनगणना 2011 के जनसंख्या गणना का अधिकांश भाग फरवरी 2011 में किया गया था। गृह सूचीकरण और गृह जनगणना को एक साथ डेटा सुनिश्चित करने के लिए स्थगित किया गया। अब देखो यहां पर हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, देखो हमेशा याद रखना ये सेंसस जो होता है हाउसिंग सेंसस, ये हमेशा किया जाता है, हर एक राज्य में किया जाता है, पूरे देश में किया जाता है। और अगर हम देखें अभी 1 अप्रैल 2026 को सर जो नई जनगणना हमारी होने वाली है 2027-28 की, उसमें ये शुरुआत भी कर दी गई और इसका अधिकांश भाग फरवरी 2011 में किया जाएगा। तो आप सोचो जरा, ये मुश्किल नहीं लग रहा कि फरवरी में जिस चीज को हमें देना है, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और पॉपुलेशन डेटा की बात कर रहे हैं। तो जब पॉपुलेशन डेटा हमारे पास आता है तो डेटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, गृह सूचीकरण के लिए स्थगित किया गया। स्थगित तो नहीं किया गया था, उस समय किया गया फरवरी में संभावित, ठीक है, ये पर स्थगित कर दिया गया, ये बात गलत थी, स्थगित नहीं किया गया। अब की बार 1 अप्रैल से शुरू भी हो चुका है 2026 में। तो ए ट्रू होने के बाद आर फॉल्स हो जाता है। 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी, कोई सवाल बहुत छोटा है, देखो सीजीएल 16 तारीख में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अब यहां से अगर मैं निकालूं कुल जनसंख्या के लगभग में, तो उस समय कुल जनसंख्या कितनी 2011 में 121 करोड़, ये कुल आबादी थी। और इस 121 में से उत्तर प्रदेश की आबादी 19.98 करोड़ यानी लगभग 20 करोड़। तो 20/120 करोगे, 1/6 आएगा और 1/6 का मतलब है लगभग 16%। उत्तर प्रदेश की अकेले की आबादी लगभग 20/121 करोगे तो यहां से आपको डेटा मिल जाएगा अप्रॉक्स में ये 16% के नियर बाई निकल कर आएगा, 1/6 निकल कर आएगा, 16 या 16.5% आप इसे मान सकते हो अप्रॉक्स में। सवाल है 2011 की जनगणना में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी अब यहां पर आपको बताना है भारत की शहर की आबादी कितनी है। तो भारत की लगभग 31.1 या कई जगह 31.3% दिया है, तो 30.1 मेन है यहां पर और बाकी का 68.7 जो है वो ग्रामीण है। और इस आधार पर अगर आप देखोगे तो नियर बाई आंसर है 31%। इतनी आबादी जो है भारत के शहरों में रहती थी, बाकी की आबादी गांव में रहती थी। ये 2000 सीजीएल 2025 में पूछा गया 16 तारीख में। खुशी सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक समर्थन करता है, पोटेंशियल फ्रीडम एंड पॉलिटिकल सपोर्ट का समर्थन करता है, यानी उसमें यह बात कही जाती है कि ये दो चीजें होनी चाहिए। और ये कह रहा है कि इसकी गणना यूएनडीपी करता है, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी बनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। अब यहां पर अगर आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि सर ये करता है या नहीं तो ठीक है, वरना तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करता है, ये बात सही है। और हैप्पीनेस के अंदर हम हर तरह की हैप्पीनेस को ले रहे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या किसी भी प्रकार की हो। लेकिन अब इस रिपोर्ट को बनाने के लिए यूएनडीपी ही काम करता है, तो ये लगता है कि नहीं, यूएनडीपी इस काम को नहीं करता, क्योंकि यूएनडीपी नहीं बनाता इस रिपोर्ट को। ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स होती है इसको बनाने के लिए अलग संस्था रहती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो ये पक्का पता चल गया कि आर फॉल्स है, लेकिन ए ट्रू है, ये वाली बात सही हो जाएगी। अब एक एक फिगर आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कौन करता है? यूएनएसडीएसएन करता है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी पीपीसी कर्व शो करता है कि ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस्ड बाय एन इकोनॉमी, क्योंकि जब आप पीपीसी कर्व बनाते हो तो उत्पादन संभावना वक्र की सहायता जो बनता है वो अवसर लागत से ही बनता है, और अवसर लागत को दर्शाते हैं। पीपीएफ का उपयोग सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय का अनुमान लगाने में करते हैं। नहीं भाई, पीपीएफ का करते हैं अर्थव्यवस्था में उत्पादन का पता करने के लिए, राजस्व नहीं, अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितना होगा एक इकोनॉमी में, दो वस्तुओं का कितना उत्पादन होगा, एक्स का कितना होगा, वाई का कितना। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ना कि इस बात के लिए कि भाई वहां पर, ठीक है। तो यहां से ये बात पता चली कि संभावना वक्र पर आधारित है, लेकिन ये नंबर गलत हो जाएगा। आर्थिक उदारीकरण मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? यह सवाल हमारा 17 सितंबर को पूछा गया है आर्थिक उदारीकरण को लेकर। 91 की कहानी की बात हो रही है सर, और जब 1991 की कहानी है तो हम ये बात कहते हैं 91 में जो हमारा प्राथमिक यानी कृषि वाला क्षेत्र है इसको ऋणात्मक प्रभावित किया, नेगेटिव किया इसे, और जो हमारा द्वितीयक है यानी सेकेंडरी बोलते हैं प्लस तृतीयक है
ये दोनों जो क्षेत्र हैं हमारे, इनको पॉजिटिव किया था। तो प्रभावित तो तीनों को ही किया था, तो याद रखना प्रभावित तीनों को किया था, लेकिन एक को नेगेटिव प्रभावित किया और दो को पॉजिटिव प्रभावित किया। और इसीलिए आर्थिक सुधार जो 91 में, जिसे हम एलपीजी का नाम देते हैं। सवाल पूछा गया है कि 1991 के सुधार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया था। तो आपने कहा जी बिल्कुल उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया था, क्योंकि उससे पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था, जो बढ़ गया। और वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि निर्यात और पूंजी का प्रवाह बढ़ गया, पैसा आना बढ़ गया, और इसी कारण से भंडार बढ़ गया। तो आप कहोगे सर स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है और दोनों उसका सही एक्सप्लेनेशन भी बना रही होती हैं। सीजीएल अब आपके पास यूपीएससी से कम नहीं है, एसएससी के लेवल। अगर आप जीएस का ये सेगमेंट कर रहे हो ना, तो आप समझ लो कि आप सही डायरेक्शन में हो अगर ये कर पाओगे, क्योंकि ऐसे सवाल बनेंगे। हल्की जीएस बिल्कुल नहीं आने वाली, भूल जाइए उसे, लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के घटकों से असंबंधित है? यानी क्या चीज करने से जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होता? अब यहां पर जनसंख्या में जन्म से परिवर्तन होता है, मृत्यु से होता है, जब लोग माइग्रेट करते हैं उससे भी होता है, लेकिन रोजगार, आप सोचिए ना कितना हल्का सवाल दिया। इतना हल्का तो पहले आता भी नहीं था सर, ये तो बहुत हल्का हो गया, क्योंकि इससे जनसंख्या परिवर्तन का रोजगार से क्या मतलब है, बताओ रिक? यहां पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो भारत का विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश को देखता है, उसने एक एकल खिड़की बनाई है। एकल खिड़की मतलब एक ऐसी चीज जहां सब कुछ एक ही जगह से हो जाएगा, हम उसे कहते हैं एकल खिड़की। याद रखना, वर्ड का मतलब समझा करो। एकल खिड़की जो बनाते हैं हम, तो इसका मतलब यह है कि सारे काम जो है वो एक ही जगह से पूरे हो जाएंगे, इसलिए उसको हमने नाम क्या दिया है? एकल खिड़की का नाम दिया है। तो यहां पर कहां से बात नजर आ रही है सर? कौन सी एकल खिड़की का जिक्र यहां हो रहा है? किस चीज के बारे में बात हो रही है लगभग? तो हमें नजर आ रहा है सर, यही तो बात हो रही है ना, एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म की, कि इस प्लेटफॉर्म से हम सारे काम कर जाएंगे, ये बात कही जा रही है। सवाल पूछा जा रहा है, भारत में मानव विकास 2010 के बाद उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है, भारत में बेहतर बना है मानव विकास, लेकिन हम ये कह सकते हैं हाँ सुधार आया है, लेकिन उल्लेखनीय रूप से देखते हैं भाई, अभी हमारा रैंक 130 है इंडिया वालों का, अभी 2025 में। और सवाल ये कह रहा है असमानता समायोजित, यानी एक मेथोडोलॉजी लाई गई शामिल करने के लिए, पद्धति को वैश्विक रूप से संशोधित किया गया, यानी इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट लाया गया आजकल, जिसमें हम इनइक्वालिटी को भी एडजस्ट कर रहे होते हैं। यहां पर ये सूचकांक का सवाल है, जो जीके का सवाल बनता है, बेसिकली मानव विकास सूचकांक का सवाल बनता है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक जो है वो 1990 से आ रहा है, और ये यूएनडीपी नाम का संगठन, जो अभी हैप्पीनेस की कैटेगरी में डाल दिया गया था, उसके आधार पर आप निकालेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देख रहे हैं ध्यान से? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, यदि किसी कीमत की उत्पाद 10% बढ़ा दी जाती है और मांग जो है वो 20% घट जाती है। अब यहां पर देखो 10 और 20% के बारे में बात हो रही है, यहां बात हो रही है 10% और 20% के बारे में। तो यहां पर आपको याद रखना है, तो आपने कहा जी 10 और 20। देखो एक बात हमेशा याद रखना, मांग ऊपर रहेगी कीमत नीचे रहेगी, तो आंसर आएगा 2, और 2 आने का मतलब है 1 से अधिक। 2 आने का मतलब ये है कि वो 1 से अधिक होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये सीजीएल में पूछा गया 17 तारीख में। 1991 के भुगतान संतुलन संकट की बात की जा रही है। जो भुगतान संतुलन का संकट 1991 में आया था, क्या वो पानी की कमी से रहा होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी, वो लेबर? अब उसको सोचिए, मतलब इतना हल्का सवाल ये बता रहा है कि उस समय विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था, विदेशी मुद्रा का कोई भंडार नहीं बचा था, सिर्फ 15 दिन का रिजर्व बचा था। इस संकट की बात हम कर रहे हैं। वैसे भी पानी बिजली की बात कहां से इसमें आती है? भारत ने 1991 में बेल आउट ऋण लिया था, यानी उस संकट को, जो बीओपी संकट है उससे बाहर निकलने के लिए विश्व बैंक से लोन लिया था, क्योंकि भारत के पास जो रिजर्व था वो सिर्फ 2 सप्ताह के बराबर का बचा था। तो इस आधार पर कहोगे सर ये बात भी सही नजर आती है और ये बात भी सही नजर आती है कि हाँ हमारे पास रिजर्व नहीं था, हम संकट में थे, हमने आईएमएफ से लोन लिया। अब ये पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट के रूप में कि बात सही है या गलत है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप से बताता है कि जनसंख्या में आयु विशिष्ट दरों का उपयोग किया जाता है? क्यों किया जाता है? देखो जब हम आयु के साथ लेते हैं, आयु के साथ हम
जनसंख्या लेते हैं तो हम उसके लिए क्या बता रहे होते हैं, हम वेरिएशन बता रहे होते हैं, रीजनल, हम क्षेत्रीय नहीं बता रहे होते, क्योंकि क्षेत्रीय आयु से नहीं होता है, ध्यान रखना। रीजनल का मतलब आयु से नहीं होता, रीजनल का मतलब जगह से होता है ना। वो क्या बता रहा होता है, दे रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर नीडेड, क्या आवश्यक, क्या वो प्रजनन मृत्यु दर में आयुवार। अब ये बात हम कह सकते हैं कि जब हम आयु के साथ जा रहे हैं तो आयुवार क्या अंतर नजर है वो हमें बताने की कोशिश करेगा ना, आयुवार भिन्नता को बताने का प्रयास करेगा। तो आयुवार हम कह सकते हैं ये मुख्यतः हो सकता है कि जन्म कितने हो रहे, मृत्यु कितनी हो रही है, यहां पर जो बात है वो आयु के हिसाब से चल रही है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार की प्रमुख आर्थिक भूमिका क्या है। अगर हम कोई भी इकोनॉमी की बात करें तो सरकार क्या काम करती है, इकोनॉमिक काम क्या होता है। देखो, लॉज बनाना, कानून बनाना इकोनॉमिक काम नहीं है। करेंसी एक्सचेंज करना है, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट करना है और निजी कंपनियों को नियंत्रित करना है। तो सरकार का काम क्या हो सकता है मुख्य तौर पर, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक तौर पर बात करना है, फ्रेमिंग लॉस करेंगे या नहीं। तो यहां निर्यात को बढ़ाना, क्योंकि निर्यात एक पॉजिटिव वर्क है, निर्यात करना एक पॉजिटिव काम है, तो उसके आधार पर आप बना सकते हो। इंपोर्ट कम करना, आयात कम करना है। स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति जो लाई गई थी वो लाई गई थी, पहली औद्योगिक नीति देखो याद रखो 6 अप्रैल 1948 को। और उस समय के जो कॉमर्स मिनिस्टर थे यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका हम बार बार नाम लेते हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए थे उस पहली औद्योगिक नीति को। और इस औद्योगिक नीति में सभी उद्योग को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया था। और उस 4 कैटेगरी में एक कैटेगरी थी सरकार के लिए रिजर्व्ड, जिसमें कि 3 सेक्टर ऐसे जो सरकार के लिए आरक्षित किए गए थे। वैश्वीकरण ने भारत में असमानता को बढ़ाया है, यह बात सही है या गलत है। और कह रहा है ग्रोथ बेनिफिटेड मोस्टली अर्बन एलाइट्स, यानी शहरी वर्ग को फायदा ज्यादा करा, गांव को नहीं करा। देखो दोनों बातें सही हैं। ग्लोबलाइजेशन ने तरक्की बढ़ाई लेकिन असमानता भी। क्यों असमानता इसलिए बढ़ाई, क्योंकि इसने शहरों को फायदा पहुंचाया लेकिन गांव को उतना फायदा नहीं मिला जितना होना चाहिए। तो अगर ये दोनों सही, तो सही एक्सप्लेनेशन बन रहा है। 18 तारीख में शिफ्ट 2 में पूछा गया था, देख लो ध्यान से। हर एक सवाल आपके पास पीवाईक्यू होगा। विनिवेश में हिस्सेदारी किसकी बेची जाती है, तो कौन सी चीज है जिसकी हिस्सेदारी बेचते हैं, विनिवेश। तो विनिवेश करती है सरकार। जब सरकार हिस्सेदारी बेचती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। और सरकार हिस्सेदारी एनजीओ में नहीं बेच सकती, सरकार हिस्सेदारी प्राइवेट में नहीं बेच सकती, ट्रेड में सरकार बेचेगी सिर्फ सरकारी चीजों में। इतना आसान क्वेश्चन है। तो सरकारी चीजों में सरकार विनिवेश करके निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है। जनसंख्या स्थिरीकरण मतलब जनसंख्या स्थिर हो जाना, ना बढ़ना ना घटना। अब जनसंख्या का स्थिर हो जाना क्या हो सकता है बताओ, तो आप कहोगे जब जनसंख्या स्थिर होगी जब आपके पास जन्म और मृत्यु दर बराबर हो, इसके बीच कोई अंतर ना हो। तो जन्म की दर मृत्यु दर बराबर हो और बीच में कोई अंतर ना हो, क्योंकि अंतर होगा तो फिर जनसंख्या बढ़ेगी। यह 18 तारीख में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य हो सकता है, तो अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, उससे जुड़े तात्पर्य की बात करें, तो जहां सिर्फ प्राइवेट होता है वो पूंजीवादी है, जहां सिर्फ सरकार है वो समाजवादी है, और जहां दोनों मिल जाते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारा इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इतने हल्के सवाल पूछे गए, याद रखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में प्रवेश की अनुमति किस सुधार ने दी, तो किस सुधार ने दी, तो भारत में यह प्रवेश हुआ है 1991 से, 1991 से सुधार आया। और इस सुधार को हम बोलते हैं आर्थिक सुधार, यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, जो कि आर्थिक सुधार का हिस्सा है, एलपीजी का हिस्सा हो जाएगा। यह सवाल पूछा है। सवाल पूछा है भारत में विनिवेश नीति की व्यापक आलोचना हुई थी, यानी सरकार ने जब बेचना शुरू करा था और इससे सरकारी चीजों के बाजार का एक अधिकार बढ़ गया। देखो ये बात सही है, सरकार में जो विनिवेश नीति आई उसकी आलोचना हुई, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे निजीकरण को बढ़ावा मिले, क्योंकि इससे निजीकरण से पीएसयू का एक अधिकार बढ़ेगा। मेरे भाई नहीं, पीएसयू का एक अधिकार नहीं बढ़ेगा, बल्कि सरकारी अधिकार तो खत्म ही हो जाएगा, निजीकरण का अधिकार बढ़ेगा, सरकारी का एक अधिकार नहीं बनेगा। सेकंड तो गलत स्टेटमेंट बन रही है ना, सरकारी का एक अधिकार कहां से बढ़ जाएगा, देखो ध्यान से।
सवाल पूछ रहा है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है हमारी टैलेंट, हमारी नॉलेज। अब ये जो लाया जाता आईपीआर, वो क्यों लाया जाता और ये क्यों बनाया गया? अब आप अंदाजा भी लगाओगे, मुझे पता है ऑप्शन पढ़ने के बाद तुक्का भी लगाओगे तो सही लगाओगे सर। इसलिए ताकि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, कल्चरल तौर पर हमारा नॉलेज, हमारी टैलेंट, हमारी स्किल, ये जो चीजें हैं हम इसको सेव करें, हम क्रिएट करें इसके बारे में अवेयरनेस। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है और ये बौद्धिक संपदा अधिकार है। 2011 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम था? लिंग अनुपात राज्यों में सबसे कम हरियाणा का था, लेकिन यहां पर हरियाणा की बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश का या राज्य का। अब क्योंकि यहां राज्य प्लस केंद्र शासित दोनों है, तो अब आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां राज्य और केंद्र शासित अगर दोनों हैं तो फिर आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि हरियाणा के अंदर 879 है, लेकिन अगर आप दमन दीव का निकालोगे तो इससे भी कम आएगा। तो राज्य प्लस केंद्र शासित करते ही क्या हो जाएगा, क्योंकि जो दमन दीव है अगर आप देखोगे ध्यान से, इसका जो सेक्स जो लिंग अनुपात रेशो था ये बहुत कम था, ठीक है। तो क्योंकि पहले अलग थे ये। बताओ भाई, बात क्लियर हो रही है? तो यहां हरियाणा क्यों नहीं है? क्योंकि दमन दीव का बहुत ही कम था, पूरे दमन दीव का 618 ही तो था, इसलिए। अब यहां गलती हो जाएगी आपसे। कौन सा वक्र दो वस्तुओं के बीच इक्वल सेटिस्फैक्शन को बताता है? इक्वल एक बताता है कि हम कोई भी वस्तु खरीदे, हमें मिलने वाला उत्पाद संतुष्टि का स्तर बराबर रहेगा। इसीलिए मैंने कहा से अभी 1 बजे क्लास करेंगे कौशिक, देखेंगे उसमें, तो उसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व वो बनता है जो बेसिकली बताता है कि दो वस्तुओं के बीच में जो सेटिस्फैक्शन रहेगा वो बराबर रहेगा। अब यह सवाल पूछा गया है, किस योजना में मिनिमम नीड प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी? अब देखो, यह सवाल 19 तारीख में पूछा गया है आपसे, और यहां सवाल पूछा है मिनिमम नीड प्रोग्राम, यह कब लाया गया, किस 5 ईयर प्लान में लाया गया? अब देखो, मैं आपको बता दूं कि मिनिमम नीड प्रोग्राम लाया गया था 75 के करीब, और ये जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1975 में लाया गया है, तो इसका मतलब उस समय चल रही थी 5वीं योजना, क्योंकि 5वीं योजना का समय है 74 से लेकर 78 तक, क्योंकि ये योजना को मोरारजी देसाई ने टाइम से पहले खत्म किया था। अब ये 5 ईयर प्लान को लेकर देखो सवाल बना हुआ है कि ये मिनिमम नीड प्रोग्राम कब आया था। वॉशिंगटन सहमति का हिस्सा कौन नहीं है? जब वॉशिंगटन सहमति हुई तब उसका क्या हिस्सा नहीं है? वॉशिंगटन कॉन्सिक्वेंस बोला जाता है। अब यह वॉशिंगटन में होने वाली एक मीटिंग के आधार पर बनाया गया, और इसमें यह कहा गया हमें फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। अब जब मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है तो राजकोषीय जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको कम करने की कोशिश करनी, एक्सपोर्ट बढ़ाना, टैक्स में सुधार करने, यानी कुछ भी करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिले, और मुक्त का मतलब प्रतिबंध से मुक्त व्यापार है, तो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना ये इसका मुख्य काम है। अब ये इसमें याद रखना है कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई। 1991 में नई आर्थिक नीति ने औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी थी और निजी एक अधिकार को नियंत्रित करने के लिए फिर लागू कर दिया। तो ये बात देखो, ये बात सही है, सरकार ने लाइसेंस नियम हटा दिए थे 91 में, और कह रहा है फिर दोबारा शुरू कर दिए। तो आप कहोगे नहीं सर, अभी तक तो दोबारा शुरू नहीं किए हैं, तो एक बार हटा दिए जरूर थे, लेकिन शुरुआत दोबारा से नहीं की गई। इसका मतलब ए सही पर आर फॉल्स हो जाएगा। पर्मा कल्चर पर्टेन्स, अब आप बताओ मुझे, जब अब ये टर्म इस्तेमाल करते हो पर्मा कल्चर, इसका क्या मतलब होता है? ये किससे जुड़ा मामला नजर आता है? ये पर्मा कल्चर क्या है? ये तेल रिसाव हो सकता है, ये पर्माफ्रॉस्ट, फॉरेस्ट क्षेत्रों में कृषि की बात हम कर रहे होंगे, तो बिल्कुल आप देखोगे यहां पर सेमी सॉलिड मीडियम की बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो जनरली इसमें परमाफ्रॉस्ट रीजन की बात हो रही है।
सवाल ये पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लीड टू मल्टीपल राइज इन द नेशनल इनकम। अगर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो तो इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। स्वायत्त निवेश को बढ़ाने से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचत की सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम होती है। अब देखो यहां दो स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट का सवाल टीजीटी और पीजीटी वालों से होगा, नेट वालों से होगा। अब देखो यहां पर ये बात याद रखना, इंक्रीज ये वाली बात सही है, और ये इसलिए क्योंकि इंसान सेविंग कम करता है, और सेविंग कम करने के बाद उस पैसे को कंज्यूम करता है, तो कंज्यूम करता है, खर्च करता है, और जो बचत करता है वो निवेश कर देता है। तो यहां पर ये पॉइंट बन रहे हैं आपके पास कि ऐसा होता है या नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा जब उसकी सेविंग बढ़ेगी, तो इस आधार पर होगा। ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखो फिर वही सवाल है, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था ये बंद कर दिया गया 2020 में, इसको अंत कर दिया गया, लेकिन देखो अभी भी इस पे सवाल आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ये स्कीम को लेकर आता ही था, यानी ये बनती थी ये सारी चीजें, लेकिन चाइना इसका अगेंस्ट रहता था हमेशा। तो ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बाकी आना बंद हो गई, पर सीजीएल 2025 में भर भर के सवाल पूछे गए कि इसमें 10 इंडिकेटर है, जिसमें स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस एक इंडिकेटर उनमें से है, और साथ में बाकी के इंडिकेटर दिए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और मैं बता दूं ये वाली रिपोर्ट जो है 2020 में जो बंद कर दी गई थी, इसे हर साल वर्ल्ड बैंक बनाता है, और वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। ये बात मैंने आपसे कही है। सवाल पूछ रहा, हरित क्रांति सफल हुई लेकिन असमानता क्यों बढ़ गई थी। देखो सवाल थोड़ा सा डिटेल्ड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये नहीं पूछा आपसे कि सीधा हरित क्रांति कब आई थी, किस शहर में आई, किस राज्य में आई थी, लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि जो आई तो उसने असमानता क्यों बढ़ाई। क्योंकि जो बीज थे वो हर कोई नहीं खरीद सकता था, महंगे पड़ते थे बीज खरीदना, और उन बीज को सिंचित क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकते थे। अब जहां सिंचाई के साधन नहीं वहां पर इस्तेमाल नहीं होंगे, तो ऐसे बीज का इस्तेमाल होने लगा जो सिर्फ सिंचाई वाले क्षेत्र में, तो वो तरक्की कर गए, बाकी पीछे रह गए। किस प्रकार की बिक्री से पीएसयू निजी हाथों में जाता है। तो अगर याद रखना, जब आप कोई कहते हो कि आंशिक हस्तांतरण जो है वो कंप्लीट सेल नहीं कर सकते, माइनॉरिटी सेल कर सकते हो, ऑक्शन या लीज पर दे सकते हो, तो याद रखना अगर आप पीएसयू का स्वामित्व पार्शियली तौर पर जा रहा है, पार्शियल ट्रांसफर, तो यानी इसका मतलब माइनॉरिटी सेल कर रहे हो, थोड़ा सा हिस्सा बेच रहे हो, तो थोड़ा सा हिस्सा जो होगा वो निजी हाथों में चला जाएगा, मेजॉरिटी में ज्यादा चला जाएगा। फैक्ट्री अधिनियम 1881 मुख्य रूप से किस बारे में थी। तो फैक्ट्री ये बात करती थी कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की कंडीशंस, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की मजदूरी, फैक्ट्री के बारे में बात करती है। तो फैक्ट्री के अंदर जो बात होगी वो होगी उसकी क्या क्या वेतन मिलना चाहिए, क्या वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को लेकर बात की गई। तो फैक्ट्री के बारे में कानून पूछा गया, वो जो 1881 में लाया गया। आप सोचें, मैं सवाल इसलिए बता रहा हूं, आपको सारे दिखा भी रहा हूं, और यहां वर्किंग आवर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड की बात, या मिनिमम वेज फॉर वुमेन एंड चाइल्ड की बात, नाइट शिफ्ट की बात नहीं, बल्कि बात वर्किंग कंडीशंस की हो रही है, उनसे निकलने वाले प्रदूषण की हो रही है। बजट के राजस्व खाते का दूसरा नाम क्या है। देखो, तो जो राजस्व खाता है बजट के अंदर, तो बजट के अंदर जो राजस्व यानी कि रेवेन्यू है, जिसमें रेवेन्यू की यानी राजस्व की प्राप्ति और राजस्व का व्यय लिखा जाता है, तो जिसमें हम राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय लिखते हैं, इसे मिलाकर ही बोलते हैं राजस्व बजट। तो राजस्व बजट जो है वो राजस्व का व्यय और राजस्व की प्राप्तियों को मेंशन करता है, इसी को राजस्व अकाउंट भी कह सकते हो, खाता भी कह सकते हो। वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सरकारी योजना चलाई गई, जिसमें आजीविका का साधन खो दिया। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, और सरकार इस योजना के तहत क्या कहती है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो सरकार ऐसे लोगों जो इनके पास अब इनकम नहीं है, लेकिन जो पुरानी इनकम है वो उसको सेव करके रखते हैं, और उसके बाद उनको पेंशन वगैरह मिलती है, ताकि आने वाले समय में उनको कुछ भी इश्यू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वय वंदना योजना इसके लिए लाई गई है। 1960 से 1990 के दौरान उर्वरक सब्सिडी एक दोधारी नीति का साधन। देखो, जब हम किसी चीज को दोधारी कहते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव को दोधारी कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है, ये एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसने उत्पादकता का समर्थन किया, ये बात पॉजिटिव है, और अमीर किसानों को लाभ पहुंचाए, ये बात नेगेटिव है। तो दोधारी क्या होती है, जो चीजें दो तरफ जा रही हो, कि एक फायदा और एक नुकसान बताती हो।
अब हम ये पढ़ते हैं नवरत्न शब्द क्या होता है। और नवरत्न आपको पता है सर, एक महारत्न कंपनियां होती हैं और नवरत्न भी कंपनियां, महारत्न में 14 और फिलहाल के लिए नवरत्न में 27 कंपनियां हम पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि जब कोई कंपनी नवरत्न बनती है तो क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनियां निवेश करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। निवेश का मतलब यह है स्वायत्ता मिल जाती है, निवेश करने के लिए स्वतंत्र, निवेश की स्वायत्ता या स्वतंत्रता मिल जाती है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया, महारत्न वाले 5,000 करोड़ रुपए तक और नवरत्न वाले 1,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये देखो सीजीएल में 21 सितंबर को पूछा गया है शिफ्ट 2 के अंदर। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन किस विदेशी किस केंद्रीय मंत्रालय में आ सकता है। तो आप बताएं मुझे, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम होगा। अगर आप ये निकाल भी रहे हैं तो ये मिशन हनी से रिलेटेड मिशन होगा, तो किस बारे में हो सकता है। क्या ये रूरल डेवलपमेंट होगा। तो सामान्य रूप से ये बात सारी एग्रीकल्चर फार्मर, क्योंकि ये सारा हॉर्टिकल्चर वगैरह भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड पार्ट का हिस्सा होता है। किसी देश के सकल घरेलू भाग जीडीपी को मापते समय किसको बाहर रखा जाता है, यानी क्या चीज है जिसको शामिल नहीं किया जाता जीडीपी में। देखो जीडीपी में याद रखना हमेशा फाइनल गुड्स और सर्विस होती है तो लिया जाता है, फाइनल गुड सर्विस को लिया जाता है, और जब इंटरमीडिएट होती है तो उसको नहीं लिया जाता। तो ये रूल होता है कि जब इसको माप रहे होते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता। तो ये कह रहा है उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य, बिल्कुल इसको नहीं लिया जाता, इसको बाहर रखा जाता जब हम जीडीपी की गणना कर रहे होते हैं। 1950 से 1990 के बीच जो परिवर्तन आए वो विफल हुए, उनके लिए अच्छी तरह से क्या बात है। देखो पहले विफलता क्यों हुई, हमारी संरचनात्मक विफलता 90 से पहले क्यों रही, क्योंकि हमारी ज्यादातर आबादी कृषि में काम करती थी और वो कृषि से कम नहीं हो पा रही थी। ना तो हमारी जीडीपी डबल हुई, ना हमारा वर्कफोर्स कम हुआ, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर ले पाया, बल्कि हम पूरी तरह से कृषि पर निर्भर ही रह गए। इसलिए हम तरक्की नहीं कर पाए, परिवर्तन नहीं ला पाए, इसलिए हमारी विफलता रही, क्योंकि जनसंख्या सर्विस सेक्टर में मूव नहीं कर पाए। ये 22 सितंबर में देखो पूछा गया सवाल है, कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है, पूछ रहा है। यानी हमसे बात कर रहा है कि पूंजीगत प्राप्ति क्या हो सकती है इनमें से। तो जब हम बात कर रहे हैं सर पूंजीगत प्राप्ति को लेकर, तो याद रखना ये होती है या तो उधार के रूप में या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट। तो टैक्स नहीं होता, डिविडेंड नहीं होता, लोन होता है। कोई भी लोन किसी से भी लिया हो तो लोन लेना हमेशा पूंजीगत होता है और बाकी सारे डिविडेंड। वर्गीज कुरियन को लेकर सवाल पूछा है कि वर्गीज कुरियन के बारे में कौन सी बात ऐसी है जो सही है या नहीं है, यह सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो वर्गीज कुरियन के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं सर, तो याद रखो ये व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक हैं। और आपको पता है व्हाइट रेवोल्यूशन आया, लेकिन वो आईटी सेक्टर से तो नहीं था। ये ऑपरेशन यानी इसे हम बोलते हैं फ्लड, ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अमूल ने इन्वेंटेड किया था, नहीं इन्होंने इन्वेंटेड नहीं किया बल्कि यूरोप से मंगाया था। और ये चेयरमैन से ऐसा नहीं है, बल्कि हम कहेंगे इन्होंने डेयरी फार्मिंग के बारे में काम किया और इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। 1956 के समय लाई गई औद्योगिक नीति कौन सी थी। तो अगर 1956 की औद्योगिक नीति की बात करें हम, तो औद्योगिक नीति जो 1956 में लाई गई थी वो आपके पास सेकंड प्लान के समय बनेगी, क्योंकि 1956 से लेकर 1961 तक अगर आप देखो ध्यान से तो हमारे पास सेकंड 5 ईयर प्लान लाया गया था। बिल्कुल देख सकते हैं, हेल्प मिलेगी। टॉपिक कोई कम नहीं होता है, सारे टॉपिक है, बल्कि ज्यादा आपके लिए काम आ जाता है। विश्व व्यापार संगठन ने वैश्वीकरण में क्या रोल प्ले किया। वैश्वीकरण में विश्व व्यापार डब्ल्यूटीओ का क्या रोल बना। तो डब्ल्यूटीओ जो 1995 में बना, भारत ने 91 में सुधार किए, तो उसके बाद आपको क्या संभावित रूप से लग रहा है, सवाल पूछने का तरीका बताएगा। तो इससे आप कहोगे सर हमारा ट्रेड बढ़ा, बहुत सारे देशों के बीच हमारे डब्ल्यूटीओ के मेंबर होने पर व्यापार बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्यों लाई गई है, शहरी योजना क्यों लाई गई।
देखो, प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो इसका काम है कि कम किफायती आवास के निर्माण, खरीद, संवर्धन के लिए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाए। यानी सरकार एक योजना लाई ताकि घर बन सकें, अर्बन एरियाज में भी, रूरल एरियाज में भी, और घरों के लिए काम करना है, उनको किराया देना, इंडिजीनियस मटेरियल की बात करना नहीं है, बल्कि उनको घर बनाना, घर खरीदने की बात करना है। राजस्व घाटा अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय क्यों है? देखो, राजस्व घाटा जो है ये क्या करता है, ये उधार लेने का संकेत देता है। राजस्व घाटा ये बताता है कि हमें बजट पूरा करने के लिए, अपने वर्तमान खर्च को पूरा करने के लिए कितना उधार चाहिए। तो यहां पर याद रखना, राजस्व घाटा हमारे वर्तमान को बताता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। इस तरह निकालते हैं, यह रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। अगला सवाल है, टीयर 1 टीयर 2 क्या होते हैं? वो छोटे शहरों के नाम होते हैं, याद रखना। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में क्या था? तो 1956 में सरकार की भूमिका अधिक थी, क्योंकि उस समय सरकार को पावर मिली हुई थी, निजीकरण नहीं आया था। तो हम ये कहेंगे 1956 में सरकार की भूमिका, सरकार का एक्सपेंशन, सरकार का रोल बढ़ गया था, सरकारी अधिकार बढ़ा दिए गए। देखो, ये 23 सितंबर को पूछा गया 2025 में। सीआरआर और एसएलआर बैंकों की ऋण देने की क्षमता को बढ़ाते हैं। सीआरआर और एसएलआर अगर बढ़ेंगे तो क्षमता बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि घटाएंगे, क्योंकि सीआरआर एसएलआर होते हैं रिजर्व रखने, और ये बढ़ेंगे तो इनसे क्षमता कम होगी। और इन आवश्यकताओं के कारण बैंकों द्वारा जनता को उधार दी जाने वाली धनराशि, हाँ, ये कम होती है, बढ़ती नहीं है। भाई, ये बात सही कह रहा है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन दूसरी कह रहा है कि भाई उस बारे में, तो ये अब आप कहोगे सर ये सही है, यानी ए फॉल्स है, ए बात गलत है, लेकिन आर बात सही है अपने आप में। क्यों? क्योंकि सर वो बढ़ाता नहीं है, बल्कि घटाने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, कि कह रहा बढ़ाता है, नहीं भाई घटाता है। रोलिंग प्लान जो लाया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन? तो ये सवाल पूछा गया हमसे। और रोलिंग प्लान वो है जो 74 से लेकर 78 के बीच में आया, जिस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई, उन्होंने ही इस काम को करवाया था। ठीक है। 1991 के सुधार जो आए थे, उनका प्रमुख कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? 91 में सरकार ने जो एलपीजी रिफॉर्म्स की शुरुआत करी, वो क्यों करी थी? तो उसके कारणों का जिक्र अगर हम कर रहे हैं, उसके उद्देश्य की बात हम कर रहे हैं, पूछा गया। देखो, सीजीएल 2025 के अंदर 24 सितंबर के दिन इसका काम था महंगाई कंट्रोल करना और बीओपी में बेहतर करना, बहाल करना, सुधार करना, उसकी कमियों को दूर करना। खुली अर्थव्यवस्था में आउटपुट बाजारों के बारे में क्या सही हो सकता है? अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें और खुली अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जो दूसरे देशों से ट्रेड करती है, व्यापार करती है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को चॉइस बढ़ाकर देती है, जो कहते हैं कि आप ट्रेड करो, गुड्स और सर्विसेज का अलाउ कर देती है इस चीज को, ताकि कंज्यूमर को खरीदने में ज्यादा चॉइस मिले, प्रोड्यूसर को बेचने में ज्यादा चॉइस मिले, और यही होता है ओपन। 1991 के सुधारों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो खुली हो गई, यानी खुल गई निवेशकों के लिए, और सरकार के घरेलू बचत दर में तेजी से वृद्धि करना चाहती थी। देखो, ये बात बिल्कुल सही है, याद रखना, और ये बात सही है, पर ये कारण नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये दोनों बातें सही हैं अपनी अपनी जगह पर ये दोनों आपस में जुड़ नहीं रही है एक दूसरे से। ये जुड़ क्यों नहीं रही है? क्योंकि देखो सर, यहां तो बात सेविंग बढ़ाने की हो गई, और वहां बात विदेशी निवेशकों के लिए की खोला गया था। ठीक है, हाँ, अगर ये कहता विदेशी निवेश बढ़ गया, तो विदेशी की बात चल रही थी, ना कि देश के अंदर की, और इसीलिए आप कहोगे वो स्टेटमेंट हमारी गलत हो रही है। 1991 के बाद किन क्षेत्रों को औद्योगिक लाइसेंसिंग से बड़े पैमाने पर बाहर रखा, कि भाई लाइसेंसिंग हम फ्री कर रहे पर इसको नहीं करेंगे? जिनकी लाइसेंसिंग को फ्री नहीं किया गया वो क्या था? तो जिनकी लाइसेंसिंग को फ्री नहीं किया गया वो क्या था आपके पास? तो वो थे शराब, तंबाकू और एक्सप्लोजिव यानी सॉरी, उनको नहीं रखा गया था। जब हम ये कहते हैं कि कौन सी सीमा को संदर्भित करते हुए लोग उस वस्तु का उपभोग करते हैं,
जो दूसरों के पास नहीं हो, किसी विशेष प्रकार की वस्तु है, ऐसी वस्तु जो विशेष हो उसकी बात करते हैं। ये सीजीएल 2025 की 25 सितंबर को पूछा गया, देख लीजिए। और इसे बोलते हैं स्नॉब। स्नॉब होती है तब जब हम किसी यूनिक या रेयर चीज की डिमांड करते हैं जो दूसरों के पास ना हो, ऐसी चीज की डिमांड करने को हमने क्या कहा है? स्नॉब कहा है। बात समझ लो ध्यान से, ठीक है। जब हमारे पास हरित क्रांति आई तो कौन सा अप्रभावी रहा, यानी उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो किस में प्रभाव नहीं पड़ा 1960 और 70 के तक जो हमारे पास रही थी उसमें? तो आप कहेंगे सर पंजाब था, हरियाणा था, बिहार था, तमिलनाडु था। तो आप बताएं इसमें से क्या आपको लगता है जो नहीं होगा? तो देखो, पहले वाले में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, दूसरे वाले में बंगाल, बिहार था, और तीसरे वाले में साउथ इंडिया के थे। तो इस हिसाब से ये आपके पास जो बनेगा तमिलनाडु, ये क्योंकि दूसरे वाले में क्या था? बिहार, बंगाल दूसरे में आ गया था, ठीक है, दूसरे वाले क्षेत्र में। अब यहां कह रहा मांग के नियम का सटीक वर्णन क्या बनता है, मांग का नियम क्या कहता है? तो अगर मैं मांग के नियम की बात करूं यहां, तो मांग का नियम क्या कहेगा? तो मांग का नियम कहेगा जैसे जैसे कीमत घटती है मांग घटती नहीं, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग घटती है। याद रखना, कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, कीमत के घट बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। इस बात को याद रखना है। एक्सपेंशनरी, विस्तारवादी नीति क्या होती है? देखो, विस्तारवादी का मतलब होता है बढ़ाना, जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़े। ऐसी नीति जो मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाए, मनी की सप्लाई को बढ़ाए। अब किससे मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी? सोचिए, ज्यादा टैक्स लगाने से, कम टैक्स लगाने से, सरकारी खर्च बढ़ाने से। देखो, अगर सरकार टैक्स रेट कम कर दे तो इससे बढ़ सकती है, सरकार खर्चे बढ़ा दी तो, सरकार टैक्सेस कम कर दे तो सरकार इन सबसे बढ़ सकती है, लेकिन इससे नहीं बढ़ेगी बल्कि इससे घट जाएगी। सरकार अगर खर्चे कम करने लगे तो इससे घट जाएगी। इसलिए पूछा क्या विशेषता नहीं है? याद रखना, क्या विशेषता नहीं है। कौशल विकास यानी प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई। तो यहां पर सरकारी पहल आई गई, सरकारी योजनाओं पे सवाल बहुत हैं, और उसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और उद्यमिता की बात करना। अब यहां पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तो कोई केस नहीं बन रहा महिलाओं के लिए, स्पेशली महिला सशक्ति केंद्र स्कीम कोई नहीं है ऐसी। लेकिन हम जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सिर्फ इस बात को लेकर कहती है कि जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए जिक्र किया गया है। तो यह है हमारा आज का आखिरी सवाल, और इस सवाल में देखो क्या दिया गया है हमारे पास। सवाल है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आयकर, लाभांश, राजस्व प्राप्तियां होती है, ठीक है, और डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है राजस्व। ये गलत है, क्योंकि जो विनिवेश होता है वो राजस्व नहीं बल्कि वो पूंजीगत प्राप्ति होता है। यानी एक स्टेटमेंट सही दी गई है लेकिन दूसरी गलत कर दी गई। अब ये हमारे पास सवाल हैं देखो जो पूछे जाते हैं, और इन सवालों को जब पूछा जाता है तो ये सवाल आपको आने चाहिए। अगर आप एक एक सवाल कर जाओगे ना तो बहुत अच्छे से देखो काम कर जाओगे, अदरवाइज मुश्किल है। अब ये बस आपको याद रखना है कि सर ये सारे सवाल की जो पीडीएफ है ये कहां मिलेगी और हम कल क्या करने वाले हैं इस समय पर। तो संभावित रूप से कल हम मुलाकात करेंगे आप लोगों से, तो ये आपको पूरी पीडीएफ मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और आप इस लेवल का कंटेंट पढ़ना चाहते हो, इस लेवल की थ्योरी क्लासेस देखना चाहते हो, ताकि एक ऐसा कंटेंट ताकि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूरा हो जाए हमारा, तो जीएस प्रथम बैच ओनली जीएस का स्पेशली वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 599 में, या फिर जीएस और हिस्ट्री यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब पूरा कॉम्बो यानी मिलाकर एसएससी प्रथम बैच भी आप इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपको 1299 अभी स्पेशल डिस्काउंट फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, कल करेंगे सीएचएसएल 2025 के सारे इंडियन इकोनॉमी के पीवाईक्यूज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।